अब ये अभ्यर्थी जो है, ये मई जून के महीने में मैं समझता हूँ लगभग 40 दिन इन्होंने गर्दनी बाग में धरना दिया था। और उस समय लू चल रही थी और खुले आसमान में इतनी गर्मी में ये लोग थे, भूखे प्यासे थे। इन्होंने सड़कों पर भिक्षाटन तक किया था, भीख तक मांगी थी कटोरा लेकर। और उस समय सरकार ने, जो सरकार के नुमाइंदे थे, उन लोगों ने इनको आश्वासन दे दिया है कि जुलाई तक आपकी अधिसूचना निकल जाएगी, नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और आज हम लोग 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, कोई अधिसूचना नहीं निकली और वो लोग फिर धरना स्थल पर आ गए हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि यही नीतीश कुमार चुनाव के समय कहते थे कि हर साल 19 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। ज्यादती हो रही है और इस मुद्दे पर मैं पूरी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं। जी नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है जो STET के अभ्यर्थी होते हैं वो अक्सर अपना गुजारा सड़कों पर करते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से सुविधा या रहने को जगह नहीं मिलती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद पूर्व IPS अमिताभ दास जी से कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सर, अक्सर हमें ये देखने को मिलता है जो STET के अभ्यर्थी होते हैं वो अपना गुजारा सड़कों पर करते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना यही है कि पूरे बिहार में देखिए अराजक स्थिति है ना, शैक्षणिक अराजकता मैं कह सकता हूँ। और इसलिए युवाओं में इतनी हताशा की स्थिति है। अभी आपने STET की बात की। अब ये अभ्यर्थी जो हैं, ये मई जून के महीने में मैं समझता हूँ लगभग 40 दिन इन्होंने गर्दनी बाग में धरना दिया था। और उस समय लू चल रही थी और खुले आसमान में इतनी गर्मी में ये लोग थे, भूखे प्यासे थे। इन्होंने सड़कों पर भिक्षाटन तक किया था, भीख तक मांगी थी कटोरा लेकर। और उस समय सरकार ने, जो सरकार के नुमाइंदे थे, उन लोगों ने इनको आश्वासन दे दिया है कि जुलाई तक आपकी अधिसूचना निकल जाएगी, नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और आज हम लोग 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, कोई अधिसूचना नहीं निकली और वो लोग फिर धरना स्थल पर आ गए हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि यही नीतीश कुमार चुनाव के समय कहते थे कि हर साल 19 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। और वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं कि गुंडे मवाली हैं, आतंकवादी हैं। वो समाज के का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जो कल बच्चों को पढ़ाएगा, उन लोग के साथ अब इस तरह कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज्यादती हो रही है और इस मुद्दे पर मैं पूरी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूँ। जी सर, कहा जाता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे बेहतरीन है अगर हम अन्य जगहों की बात करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे बेहतरीन है बिहार की शिक्षा, ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि कम से कम इस सुशासन काल में तो शिक्षा का मैं मानता हूँ कि बंटाधार हो गया है। आपको याद होगा 5-6 साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ। और उसमें एक लड़की इंटर में टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में। और उससे फिर मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो हाल है बिहार का। तो बेहतरीन तो मैं नहीं कहूँगा। और अभी तो नीतीश कुमार के समय में और ज़्यादा वो अराजकता फैल गई है सभी क्षेत्रों में। तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो सिर्फ, मतलब मैं क्या कहूँ, और ये बात बस नीतीश के साथ नहीं है, तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है वो भी वही कर रही है, वो भी जुमलेबाजी पर ही चल रही है। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो कायदे से आप 8 साल से PM हैं तो आपको 16 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी। लेकिन आप तो अब अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं कि 4 साल के बाद आपको सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, हम पेंशन भी नहीं देंगे आपको। तो कुल मिलाकर देश के युवाओं में बहुत एक हताशा का भाव है और ये बहुत चिंता की बात है। जी सर, नीतीश सरकार जो है वो ऐसा दावा करती है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे पूर्ण रूप से पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा बने, मगर हमें ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं या फिर छोटे मोटे स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे पूरे तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, दवा ही नीतीश कुमार करते हैं, ज़मीन पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि नीतीश कुमार ने नवंबर 2020 में, आज से 1-1.5 बरस पहले, मेवालाल चौधरी नाम के एक घोटालेबाज को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। ये मेवालाल चौधरी जब कुलपति हुआ करते थे, कृषि विश्वविद्यालय के जब VC थे, तो उन्होंने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया था और चांसलर के आदेश पर उन पर FIR हुआ था। और वैसे घोटालेबाज मेवालाल चौधरी को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बना दिया। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और काफ़ी हंगामा हुआ, तब जाकर मेवालाल चौधरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा।
तो इसलिए मुझे तो लगता है कि सरकार की नीयत ही साफ़ नहीं है, नीयत में ही खोट है। क्योंकि यदि नीयत साफ़ रहती तो नीतीश की 16-17 सालों से सरकार है बिहार में, तो अब तक तो काया पलट हो चुका रहता। जी सर, कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं उन्हें पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है जो नहीं पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं उन्हें पढ़ाने का अवसर मिल जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? नहीं, वही जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो बहाली की नीति है, उसमें बहुत सारी मतलब आप कमियां कर सकते हैं। जैसे बहुत बार शिक्षकों की बहाली सिर्फ मार्कशीट देखकर हो जाती है, अंक पत्र देखकर हो जाती है। अब आप जानते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में बिहार में खुलेआम चोरी होती है, कदाचार वाली परीक्षा होती है, लोग नकल करके परीक्षा देते हैं। तो सिर्फ आप अंक पत्र देख के, मार्कशीट देख के यदि किसी को की योग्यता तय कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने जैसा कहा कि जो अच्छे हैं उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, जो जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाने का मौका मिलता है। तो इसलिए शिक्षा पर तो बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जी सर, बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बाधाएं बार बार आ रही है, ऐसी परेशानियां बार बार आ रही है, तो इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पे आपकी क्या राय है? अब भविष्य तो पूरी तरह बर्बाद ही हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि देखिए, युवा जो होते हैं वो तो देश का एक तरह से समझिए रीढ़ है। चाहे लड़के हों, लड़कियां हैं हों, युवा। और भारत तो एक युवा देश है, यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की। अब जब आप युवाओं का ही भविष्य अंधकारमय कर देंगे तो भविष्य का भारत कैसा होगा? युवाओं को देश का कर्णधार कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं, और उसी में हताशा की स्थिति हो जाएगी। अभी आप शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रही हैं। कल परसों कुछ अभ्यर्थी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि सर, ऐसी स्थिति कि हर महीने 1-2 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आत्महत्या को सही नहीं ठहराता, ये बहुत गलत बात है, लेकिन आप समझिए कि कितनी ज़्यादा हताशा हो गई है कि लड़के अब सुसाइड के लिए मजबूर हो रहे हैं, खुदकशी के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये नेता लोग सिर्फ जुमलेबाजी में हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं, मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हैं, और युवाओं के भविष्य की किसी को चिंता नहीं है। जी सर, आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज तो यही है कि समाज में कचरा साफ कीजिए। स्टूडेंट को ये मैसेज दूंगा कि अब तो 18 साल में ही लोग मतदाता हो जाते हैं, तो कम से कम जो आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, वो ढंग के लोगों को चुने, जिससे कम से कम अच्छे लोगों की सरकार बने, उनकी कुछ अच्छी नीतियाँ बने। आप वोट यदि दीजिएगा जातीय आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर, तो फिर ये माफिया के लोग, ये गुंडे मवाली लोगों की हुकूमत बनेगी, और फिर वो आपका भविष्य ही बर्बाद करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।